Hi guys, welcome to the fourth part of solid state. Today we'll be discussing the structure of diamond. This is the graphical representation of diamond where the blue balls represent each carbon atom which are densely bonded to other carbon atoms. There are certain points which you need to keep in mind while studying the structure of diamond. The first one is it exists in FCC lattice, that is face centered cubic lattice. Each carbon atom is sp3 hybridized. यहां मैं आपको बता दूं कि जब भी कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड बनाएंगे वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं. Here, in structure of diamond, each carbon atom is covalently bonded to 4 other carbon atoms in a tetrahedral geometry. यहाँ पे एक कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से, यानी ओवरऑल कहा जाए तो हर कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए जुड़ा होता है और ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ऐसा करते हैं. कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ जो इस स्ट्रक्चर में होती है वो होती है 154 पिकोमीटर. यहां पे सारे ही कार्बन एटम्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होते हैं और एक रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना लेते हैं और उस रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क के कारण ये इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इसको तोड़ना आसान नहीं है. इसीलिए इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू अस. क्योंकि चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं. हमें मालूम है कि एक कार्बन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं. कोई भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए फ्री नहीं होता है एंड हेंस इट कैन नॉट कंडक्ट करंट, यानी कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. इट हैज अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यही कारण है कि ये ब्रिलियंटली शाइन करता है. हालांकि कुछ इंप्योरिटीज के होने से ये अलग अलग कलर में भी पाया जाता है. अभी जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, तो ये बॉन्ड्स काफी स्ट्रांग होते हैं, इसलिए इनको तोड़ने के लिए बहुत अमाउंट में एनर्जी चाहिए, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है. Now here is the structure of graphite. ये डायमंड की तरह कार्बन का एक एलोट्रॉप है. एलोट्रॉप का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट जब एक से ज्यादा फॉर्म्स में पाया जाए तो उसे एलोट्रॉप्स कहा जाता है. तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जैसा कि यहां दिख रहा है लैमिलर स्ट्रक्चर होता है. लैमिलर मतलब लेयर्स में. तो इसके बारे में और क्या क्या जानकारी है वो आगे डिस्कस करते हैं. डायमंड की ही तरह ये भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में पाया जाता है. यहां पे हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. Here each carbon atom is covalently bonded to only 3 other carbon atoms in such a way that they form hexagonal rings, and these rings join together to form layers which are piled over each other and are held together by weak forces. यानी कि यहां पे हर कार्बन एटम सिर्फ 3 दूसरे कार्बन एटम से कोवेलेंटली बॉन्ड होता है और इस तरीके से ये हेक्सागोनल रिंग्स, 6 कोने वाले रिंग्स बनाते हैं, षटकोण जिसे कह दें, और वो रिंग्स आपस में जुड़कर लेयर्स बना देते हैं जो एक के ऊपर एक रखी होती है. जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक लेयर के अंदर जो कार्बन से कार्बन एटम की दूरी है वो 142 पिकोमीटर होती है, यानी कि यहां कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर्स पाई जाती है. वहीं पे दो लेयर्स के बीच की दूरी 340 पिकोमीटर 340 पिकोमीटर होती है.
क्योंकि सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, और चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहां फ्री है मूवमेंट के लिए, तो इस तरीके से ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, और इसी कारण से इसको हम इलेक्ट्रोड्स बनाने के काम में लेते हैं। आपने 10th में भी इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर पढ़ा, 12th में भी एक चैप्टर आता है जहां पे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, या आप कभी कभार मेटलर्जी पढ़ते हैं, वहां पे जब इलेक्ट्रोड्स की बारी आती है तो ऐसे कई जगह आपने पढ़ा होगा जहां ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं। तो ग्रेफाइट क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, चौथा फ्री है, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अभी ये जो लेयर्स हैं जो एक के ऊपर एक पाइल्ड हैं, ये आपस में जुड़ी होती हैं वीक वान डर वाल्स फोर्सेस से। वान डर वाल साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम के आधार पे ये फोर्सेस का नाम दिया गया है वान डर वाल फोर्सेस। ये काफी वीक फोर्सेस होती हैं जिसके कारण ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। ड्यू टू वीक वान डर वाल फोर्सेस दीज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, और जब ये स्लाइड करेंगी तो इस कारण से ये थोड़ा सॉफ्ट और स्लिपरी हो जाता है, और यही कारण है कि इट कैन बी यूज्ड इन एंड एज लुब्रिकेंट्स। मतलब इसे डायरेक्टली लुब्रिकेंट भी यूज किया, लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जा सकता है, और दूसरे लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। सिंस दो लेयर्स के बीच में काफी दूरी है तो डिस्टेंस ज्यादा होने से ग्रेफाइट की डेंसिटी काफी कम हो जाती है। इस सबके बावजूद अगर हम लेयर्स की बात करें तो उन लेयर्स के अंदर जो कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रांग होती है, तो उतना ही पर्याप्त है कि इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, करीबन 3500 डिग्री सेल्सियस, और इस कारण से इसकी क्रूसिबल्स बनाई जाती हैं। क्रूसिबल्स ऐसा कह लें जैसे कि एक तश्तरी, हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूं, तश्तरी भी और ज्यादा क्लियर किया जाए तो इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि ऐसी कढ़ाई कह लीजिए जिसमें हम मेटल्स को मेल्ट कर सकते हैं। तो साइंटिफिकली दे आर कॉल्ड क्रूसिबल्स। सो नाउ कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। जैसा कि डायग्राम दिख रहा है सोडियम क्लोराइड का, और क्लियर है कि रेड वाले जो बॉल्स हैं, स्मॉल बॉल्स, कैटायन स्मॉल होती हैं, आयंस लार्ज होती हैं, तो सोडियम आयंस लाल रंग से दिखाई गई हैं, और क्लोराइड आयंस जो बड़ी हैं वो हरे रंग से दिखाई गई हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, बनाने को आ सकता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ये भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक इलेक्ट्राइड्स के रूप में पाया जाता है। इसके एक यूनिट सेल में टोटल 8 आयंस होती है, 4 सोडियम आयंस और 4 क्लोराइड आयंस। तो यूनिट सेल में आयंस का रेशियो जो है वो 1:1 होता है। पूरा क्रिस्टल तो ये एफसीसी लैटिस में पाया जाता है। बोर्ड पूछ सकता है आपसे कि खाली क्लोराइड आयंस को अगर हम कंसीडर करें तो वो कैसे एग्जिस्ट करती हैं, तो क्लोराइड आयंस भी हमारी एफसीसी अरेंजमेंट में ही एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि क्लोराइड आयंस जैसा कि यहां डायग्राम में दिख रहा है हर कॉर्नर पे तो मौजूद है ही है, कॉर्नर्स के अलावा ये फेसेस के सेंटर पे भी मौजूद होती है। सोडियम आयंस की बात की जाए तो सोडियम आयंस सारी ही ऑक्टाहेड्रल साइट्स ऑक्यूपाई करती है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में हर सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन सराउंड करती हैं, और हर क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन सराउंड करती है। इसको ऐसे मान लीजिए कि एक आयन को एज्यूम कर लीजिए, तो जैसे सोडियम आयन है तो एक क्लोराइड आयन सोडियम आयन के ऊपर होगी, एक नीचे, एक लेफ्ट में, एक राइट में, तो 4 तो ये हो गई। पांचवी और छठी एक सामने की साइड होगी, एक उसके पीछे की साइड होगी, तो टोटल 6। तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की कितने आयंस के ये डायरेक्ट टच में होती हैं, तो वो है 6 and 6। यहां बच्चे अमूमन तौर पे एक बहुत ही बेसिक गलती करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर में वो 6:6 लिखाते हैं, रेशियो। यहां
यहां हमें रेशियो नहीं लिखना है, हमें एंड लगाना है बीच में, 6 and 6 लिखा जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मेटालिक क्रिस्टल के रूप में हम यहां कॉपर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो कॉपर का डायग्राम मैंने यहां पे जैसे बना रखा है, इसको ध्यान रखें। हालांकि ये बोर्ड में बनाने को आज तक नहीं आया है, जहां तक मैं ISC बोर्ड की बात कर रहा हूं। ये भी FCC लट्टाइस में ही एग्जिस्ट करता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा और आखिरी महत्वपूर्ण पॉइंट जो ISC बोर्ड के लिए जरूरी है यहां पे, वो ये है कि इसमें इसका कार्बन कॉपर एटम का या कॉपर आयन का कह लें, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। मतलब 12 आयंस एक कॉपर आयंस को सराउंड करती हैं। अब जैसा कि डायग्राम में शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो 6 आयंस तो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं, 3 आयंस अबव द प्लेन और 3 आयंस बिलो द प्लेन एग्जिस्ट करती हैं। तो कुल मिला के यहां कोऑर्डिनेशन नंबर जो आता है वो है 12 कॉपर का। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स, डायमंड, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड और कॉपर, ये 4 मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो ISC बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी इससे 1 वर्ड टाइप के 1 मार्क क्वेश्चंस बन सकते हैं पॉइंट वाइज, मैंने इस वीडियो में वो सारे कवर करने की कोशिश करी है। बाकी जब आप बोर्ड अपीयर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो रही सही कसर होती है वो पूरी हो जाती है। तो इफ यू फाइंड एनी सच क्वेश्चन विच यू cannot answer after seeing this video that has appeared in your board exams, so kindly leave a message. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।